नमस्कार। ज्ञान विद्या चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। शास्त्र तृतीय वर्ष में चर्चा करेंगे दंतोद्गम फल के विषय में। दंतोद्गम यानी कि जब बालक उत्पन्न होता है तो उस वक्त कौन से महीने में उनके दांत उगाते हैं, इस हिसाब से फलादेश का निर्माण होता है। कुछ बच्चों के दांत बहुत जल्दी ही निकल आते हैं और कुछ बच्चों के दांत बहुत लेट निकल आते हैं, किसी के 4-5 महीने के अंदर ही निकल आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात ही दांत लेके आते हैं। तो इन सबका अपना अपना एक रीजन होता है, एक फलादेश होता है। जीवन के संबंध में उसको भी समझना चाहिए। यदि बच्चा जब पैदा हो तब उसके मुंह में ही दांत हो, यानी दांत लेके ही वो आ रहा हो, तो उसका फलादेश ये होगा कि वो कुलनाशक है, वो अच्छा नहीं। जन्मजात जो दांत लेके आते हैं बच्चे, वो अपने कुल के लिए इतने अच्छे नहीं होते। जन्म के बाद जिन बच्चों में दूसरे मास से चतुर्थ मास के अंत तक, यानी दूसरा मास और चौथे मास के एंड तक, इन 2 महीनों में यदि मुंह में दांत आ जाए तो पिता के लिए अनिष्टकारी होते हैं। पिता को शारीरिक अनिष्ट के रूप में देखा जा सकता है। यदि 6ठे मास में बच्चों के दांत आए तो वो भी उस बच्चे के लिए ही घातक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी रोग पीड़ित हो सकता है। उसके बाद यानी 6 माह के बाद में यदि दांत आते हैं 7, 8, 9, 10 महीने में, वो दांत उस बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, परिवार वालों के लिए भी शुभकारी होते हैं। यानी कि यदि आपके बच्चे के दांत लेट आ रहे हैं तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी इनके दांत नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है। वो जितना लेट दांत निकल के आता है उतना ही स्वास्थ्य की दृष्टि से, ज्योतिष के हिसाब से वो शुभ में माना जाता है। अब देखेंगे जन्म तारा आदि। जन्म के समय में जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो, एक तो चंद्रमा जन्म के समय में राशि के ऊपर मिलेगा, आपको एक नक्षत्र के ऊपर मिलेगा। तो जन्म के नक्षत्र में, नक्षत्र के समय में जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो उसे जन्मक्ष कहते हैं। जन्मक्ष यानी कि जन्म वाला वो चंद्र नक्षत्र जन्मक्ष कहलाता है। उसको ऋक्ष नक्षत्र भी कहते हैं। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, यानी कि जन्म नक्षत्र पिता का हो, उससे 10वां नक्षत्र हो, वो कर्मक्ष नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से 16वां सांगातिक नक्षत्र कहलाता है, और 18वां नक्षत्र आ जाए तो समुदाय कहलाता है। जन्म नक्षत्र से यदि 19वां नक्षत्र आता हो तो आधान कहलाता है, और 23वां नक्षत्र आता हो तो वैनाशिक कहलाता है, 25वां जाति, 26वां नक्षत्र बैठ रहा हो तो देश, और 27वां नक्षत्र आ रहा हो तो अभिषेक के रूप में कहलाता है। जिसके जन्म नक्षत्र आदि पाप ग्रह से विद हो, यानी पाप ग्रह आदि की युति या दृष्टि हो, तो सत्य ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। सद्य मृत्यु से तात्पर्य ये है, उसको सद्य ही यानी बहुत जल्दी ही मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग, पीड़ा आदि से घिरते हुए देखा जा सकता है। यदि शुभ ग्रह से विद हो तो शुभ फल देता है, यानी वो बच्चा स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हष्टपुष्ट और अच्छा होगा। फिर पंचशलाका, सप्तशलाका, सर्वतोभद्र, इनमें भी वेद आदि कई प्रकार के वेदों का प्रतिपादन भी किया अपने को शास्त्र में देखने को मिलता है। उनके बारे में विचार कर लेना चाहिए। इस शलाका चक्र जो बनता है वो आड़ी और तिरछी लाइनें होती है, और उसमें क्रमबद्ध नक्षत्र रखे हुए होते हैं। एक नक्षत्र के ठीक सामने वाला नक्षत्र वेद के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लो
ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसमें कोई ग्रह हो तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र, और ठीक उसके सामने वाला नक्षत्र है ज्येष्ठा के सामने वाला पुष्य नक्षत्र आएगा। तो ज्येष्ठा तथा पुष्य दोनों को वो जो ग्रह है वो भेद करेगा, ये अच्छा नहीं करेगा। पूर्वाषाढ़ा या आद्रा में कोई नक्षत्र हो तो वे दोनों उसमें विध हो जाते हैं। इसी प्रकार बाकी सब नक्षत्रों को भी समझना चाहिए। जन्म, कर्म, संघातिक, वैनाशिक आदि जितने भी अधिक पाप विध हो उतना ही अधिक पाप फल समझना चाहिए, और जितने अधिक शुभ विध हो उतना ही अधिक शुभ फल समझना चाहिए। अब देखते हैं गंड दोष अपवाद। गंड दोष अपवाद क्या? सबसे पहले अपन अपवाद को ही देखेंगे। अपवाद किसको कहते हैं? जब कोई सामान्य नियम विशेष नियम से बाधित हो, सामान्य नियम होता है और विशेष नियम से वो नियम बाधित हो जाता है, तो उस स्थिति में विशेष परिस्थितिवश जब सामान्य नियम लागू न हो पाता है, कोई न कोई दूसरा नियम पर हावी हो जाता है और सामान्य नियम उसके ऊपर लागू ही नहीं हो पाता है, उस स्थिति को अपवाद के रूप में कहा जाता है। कहते हैं अब महीनों के हिसाब से यदि जिस महीने में बच्चे का जन्म हो तो वो किस प्रकार से होगा कि वैशाख, श्रावण और माघ और फाल्गुन के जो गंड दोष है वो आकाश में रहते हैं। नक्षत्रों आदि से गंड दोष देखा जाता है। यदि आपका जन्म वैशाख, श्रावण, माघ और फाल्गुन में हो तो उस स्थिति में गंड दोष यदि आ रहा है तो वो आकाश में है, और आषाढ़, पौष, मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ इन महीनों में यदि गंड दोष आ रहा है तो मृत्युलोक में, यानी कि वो गंड दोष पृथ्वी के ऊपर है। और अश्विनी, चैत्र, कार्तिक और भाद्रपद इन 4 महीनों में यदि गंड दोष आ रहा है तो गंड दोष का निवास पाताल में होगा। अब गंड पृथ्वी पर रहता है तो अच्छा नहीं होगा, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। आकाश या पाताल में यदि गंड दोष आ रहा है तो उसका अर्थ यह होता है कि आपको जीवन में कोई भी प्रकार का दोष, गंड दोष नहीं लगेगा। जब बालक पैदा हो और पैदा होते ही पिता उसका मुख को देख ले, मुख दर्शन कर ले, तो पुत्र के मुख को देखते ही वो पिता है और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, वो उस ऋण से मुक्त हो जाता है। शास्त्र में कहा भी गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, यानी जिसके कोई संतान नहीं हो उसकी गति भी अच्छी नहीं होती है। स्वर्गो नैव चे नैव चः, यानी उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए संतान पैदा हो, अच्छे समय में संतान पैदा हो तो उस पुत्र का मुख देखना चाहिए, आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। यदि मूल नक्षत्र है, इस प्रकार के जो अनिष्टकारी योग नक्षत्र है उनमें कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत ही उसका मुख नहीं देखना चाहिए, शांति क्रम करवा करके उसके बाद में पिता को अपने संतान का मुख देखना चाहिए। नमस्कार।